मध्यलोक में अकृत्रिम 458 धाम, जिनवर जहाँ विराजते तिन सबको है प्रणाम। पंचमेरु वक्षार गिरि के 80 गज दंतों के 20 कोलाचल 30 कहे हैं। 170 विजयार्ध कुरु की 10 संख्या है। नंदीश्वर के 52 जिन गृह महामनोहर, कुंडल रुचक गिरि के 4 अति सुंदर। सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित। भाव वंदना करके हम सब होते हर्षित। एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लखे, तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा 3 लोक चर्चा के अंतर्गत अपनी चल रही है। आज अपनी चर्चा होना है इसके अंदर महानदियों पर। जम्बूद्वीप में जो नदियां बहती हैं, कितनी कितनी, कौन कौन सी, कहाँ कहाँ से, और शुरुआत होती है कहाँ से और उनका समापन होता है कहाँ। ये सारी चर्चाएं आज की कक्षा में हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं जम्बूद्वीप की नदियाँ। ठीक है, कक्षा नंबर 10 जम्बूद्वीप की नदियाँ। देखिए नदियाँ कितनी हैं। जम्बूद्वीप में 6 महापर्वतों पर स्थित 6 सरोवरों से 14 महानदियाँ निकलती हैं, जो निम्न हैं। ये निम्न थोड़ा सा गलत लिख गया है, सही कर लेना। नी आधा मा और ना, निम्न निम्न है। ठीक है, ये नाम आ गए पूरे। नदियों के नाम: पहला गंगा, दूसरा सिंधु, तीसरा रोहित, चौथा रोहितास्या, 5वां हरित, 6वां हरिकांता, 7वां सीता, 8वां सीतोदा, 9वां नारी, 10वां नरकांता, 11वां सुवर्णकूला, 12वां रूप्यकूला, 13वां रक्ता तथा 14वीं है रक्तोदा। ये 14 महानदियां हैं जो जम्बूद्वीप में लगातार बह रही हैं। कहाँ से शुरू होती हैं वे हमें देखना है। कुछ नाम तो हमने लौकिक में भी सुने हैं, जैसे पहली गंगा नदी। अपने देश में भी बहुत प्रसिद्ध है गंगा नदी। लोग इसको किस तरह से मानते हैं, किन मान्यताओं के साथ मानते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है जो लोक में प्रसिद्ध गंगा नदी है वह गंगा नदी अलग है, और जो यहाँ पर बताई जा रही है अपने जम्बूद्वीप की गंगा नदी, यह गंगा नदी अलग है। ऐसी सिंधु नदी भी नाम सुना होगा, जो लोक प्रसिद्ध है वह अलग है, अपने जम्बूद्वीप वाली अलग है। इसके अलावा और कोई नाम सुने हो इनमें? सीता आदि कोई नाम सुने हो तो सुने हो, बल्कि ये अन्य नाम इसमें लोक प्रसिद्ध कोई नहीं है। ऐसी 14 नदियाँ इसमें ध्यान रखना है। कहाँ से निकलती हैं सभी? 6 महापर्वतों पर स्थित 6 सरोवरों से। सरोवर कितने हैं? 6। नदियाँ कितनी हैं? 14। प्रश्न उठता है कि सरोवर तो हैं 6, नदियाँ हैं 14, तो कितनी कितनी कहाँ से निकलती हैं? यह प्रश्न खड़ा होता है। तो इसका समाधान अभी अपन करने वाले हैं। पहले अपन जरा चित्र के द्वारा भी देख लें। उसके पहले ये देख ही लेते हैं कहाँ से निकलती, कहाँ आके गिरती हैं। देखें,
उपर्युक्त 14 महानदियाँ सरोवरों से निकलकर लवण समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, यहाँ की जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थान अलग बताया है और कहाँ पर जाके समाप्त होती है वह अलग बताया है। और अपने यहाँ की गंगा नदी अथवा कोई भी नदी, पूरी की पूरी 14 की 14 नदियाँ कहाँ से, सरोवर जो हिमवन आदि जो पर्वत हैं, हिमवन महाहिमवन आदि, इन पर्वतों पर जो पद्म महापद्म आदि जो सरोवर हैं, इन सरोवरों से निकलती हैं नदियाँ और लवण समुद्र में जाके पूर्णता को प्राप्त होती हैं, माने वहाँ पर जाके लवण समुद्र में मिल जाती हैं। खास बात यह है कि सरोवर से अनादिकाल से नदियाँ निकल रही हैं, लगातार बहती जा रही हैं और लवण समुद्र में जाके हमेशा मिलती चली जा रही हैं। अनादिकाल से ऐसी धारा चल रही है और अनंत काल तक यही चलता रहेगा, फिर भी सरोवर का पानी कभी खाली नहीं होता और समुद्र का पानी बढ़ता नहीं है। ये गजब की बात है। ये इस तरह की अनादि अनंत ऐसी ही शाश्वत व्यवस्था है और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। चलें देखें इनमें से कौन सी नदी कहाँ से निकल के कहाँ गिरती है बताते हैं। इनमें गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, सुवर्णकूला और रक्ता, ये 7 नदियाँ पूर्व लवण समुद्र में तथा सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता, रूपकूला और रक्तोदा, ये 7 नदियाँ पश्चिम लवण समुद्र में गिरती हैं। इसमें हमें ज़्यादा फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, फिर अगली 9वीं, 11वीं और 13वीं, ये जो नंबर की नदियाँ हैं ये तो जाके कहाँ गिरेंगी, पूर्व लवण समुद्र में। और जो दूसरी, चौथी सम संख्या वाली हैं, दूसरे नंबर की, चौथे नंबर की, 6वें नंबर की, 8वें नंबर की, 10, 12 और 14वें नंबर की, ये नदियाँ वहाँ सरोवर से निकलकर पश्चिम लवण समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, पूर्व अपन इस तरफ की ओर मानेंगे, ये इस तरफ पूर्व है और इस तरफ मानेंगे पश्चिम। ठीक है, इस तरफ है पूर्व दिशा और इस तरफ है पश्चिम। तो ये गंगा आदि नदियाँ इस तरफ चली जाती हैं, इस तरफ, इस ओर, और इस सिंधु आदि नदियाँ इस तरफ लवण समुद्र में गिरती हैं, पश्चिम लवण समुद्र में, और ये गंगा आदि पूर्व लवण समुद्र में। अभी अपन देखेंगे किस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सचित्र देख लें यहाँ। अब यहाँ ये जो दिख रहा है बीचों बीच जम्बू द्वीप और इसके बाहर ही दिख रहा है लवण समुद्र। हम जम्बू द्वीप में ही नदियों को अच्छे से देख लेते हैं। एक बार देखें, जूम करके देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से, और जितना बढ़ जाए उतना बढ़ाते हैं। बस बस बस, नहीं तो नदी ही गायब हो जाए। कितनी हैं नदियाँ? 14 महानदियाँ। पहला सरोवर दिख रहा है कहीं पर, ये पद्मद्रह, पद्म हृद, पद्म हृद माने पद्म सरोवर है। यहाँ ये पहला हिमवन पर्वत है, हिमवन पर्वत पर एक पद्म सरोवर है और पद्म सरोवर से इस तरफ की ओर, इस तरफ की ओर देखें, ये पूर्व की तरफ, यहाँ से ये गंगा नदी लिखा है, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ, लेकिन गंगा नदी है। ये गंगा नदी यहाँ से निकल के ऐसी ऐसी आती हुई और यहाँ ऐसी आती हुई लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक, इस तरफ से ये दूसरी नदी है, कौन सी? सिंधु नदी। इस तरफ से निकलती हुई ऐसी ऐसी, इस तरफ से निकलती हुई इधर आके लवण समुद्र में पश्चिम की ओर मिल जाती है। इसी पद्म सरोवर से एक और नदी निकलती है, 3 नदियाँ निकलती हैं इसमें से। ये ऊपर की ओर जा रही है, ये इधर से इतनी गई, फिर इस तरफ मुड़ी, फिर इधर से जाते 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 जाते, और ये रोहितास्या नदी है और यहाँ जाके लवण समुद्र में, पश्चिम लवण समुद्र में मिल जाती है। इस तरफ का एरिया पश्चिम मानना, इस तरफ का पूर्व मानना। ये 3 नदियाँ हो गई, गंगा, सिंधु और तीसरी है रोहितास्या। फिर दूसरा सरोवर है कौन सा? महापद्म। महापद्म सरोवर से कितनी नदियाँ? 2 नदियाँ। ये यहाँ से नीचे से निकली
और नीचे से निकल के ऐसी मुड़ती हुई और यहाँ जा रही है। ये कौन सी नदी है? रोहित नदी, ठीक है, रोहिता यहाँ लिखा है, रोहित नदी। ये यहाँ से जाके ये पूर्व समुद्र में जाके चली गई, लवण समुद्र में। और ये महापद्म में ये ऊपर की ओर गई, यहाँ से जाके यहाँ से बहती हुई ये कौन सी? हरिकांता नदी इधर एक पश्चिम समुद्र में मिल गई। फिर अगला सरोवर कौन सा है? तिगिंछ। तिगिंछ सरोवर से दो नदियाँ यहाँ से इस तरफ की ओर नीचे की ओर आई, यहाँ मुड़ी और यहाँ से मुड़ती हुई धीरे धीरे ये हरी नदी ये जाके पूर्व समुद्र में गई। इसी के ऊपर से निकली, यहाँ से ये जा रही है बहती हुई चली जा रही है सीतोदा नदी। ये सीतोदा नदी जाके पश्चिम लवण समुद्र में मिली जाती है। फिर ये ऊपर है केसरी सरोवर, यहाँ से एक नदी यहाँ से निकल रही है, ये निकलते निकलते ऐसी बहते ये सीता नदी है और ये जाके पूर्व लवण समुद्र में मिल जाती है। केसरी सरोवर से एक ऊपर की ओर नदी निकलती है ऐसी जाती हुई, ये कौन सी है? नरकांता। ये यहाँ से जाती हुई पश्चिम समुद्र में मिल गई। फिर अगला कौन सा? महापुंडरीक सरोवर। महापुंडरीक सरोवर से यहाँ से नीचे की ओर ये नदी निकली और यहाँ जाके ये नारी का है ना, नारी, ये यहाँ से जाके ये नारी, ये नरकांता है और ये नारी, यहाँ से निकल के जाके पूर्व समुद्र में मिल जाती है। फिर ये महापुंडरीक से एक और नदी निकल रही है ऊपर की ओर ऐसी बहती हुई, ये कहाँ? ये कौन सी है? कौन सी है? क्या लिखा है? कौन सी है बताओ? कूला तो ये दिख रहा है, ये स्वर्णकूला है। स्वर्णकूला तो इधर है, इधर कौन सी है? रूपकूला, ठीक है। ये नदी यहाँ से निकलती हुई यहाँ चली गई। ये पुंडरीक सरोवर से तीन नदियाँ निकलती हैं, एक इधर इस तरफ की ओर यहाँ से बहते ये स्वर्णकूला यहाँ जाके पश्चिम पूर्व समुद्र में, और यहाँ से दो नदियाँ और निकल रही हैं, एक रक्ता नदी और एक रक्तोदा नदी। तो रक्ता नदी जाके इस तरफ चली गई और यहाँ ये रक्तोदा नदी यहाँ चली गई। तो इस तरह से हमने देखा कि अंतिम सरोवर से तीन नदियाँ, पहले सरोवर से तीन नदियाँ, बाकी हर एक सरोवर से दो दो नदियाँ निकल के लवण समुद्र में जाके मिलती हैं। कितनी हो गई टोटल? 14 नदियाँ हो गई। सरोवर 6 थे, नदियाँ 14 थीं, तो अब 6 सरोवर में से 14 नदियाँ निकालना है, तो पहले और अंतिम में से 3-3 और बीच वालों में से 2-2 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से अपन अगले चित्र से भी देख लें तो और ख्याल में आएगा। देखिए यहाँ से भी ये थोड़ा और क्लियर है। ये पहला सरोवर कौन सा है? पद्म हृद, हृद माने सरोवर। ये पद्म सरोवर से इस तरफ की ओर कौन सी नदी? गंगा नदी। कहाँ जाके मिल गई? लवण समुद्र में। और यहाँ से इस तरफ की ओर सिंधु नदी, ये जाके लवण समुद्र में मिली। इसके ऊपर से एक और नदी निकली है, यहाँ से जाती हुई कौन सी? रोहितास्य नदी, ये यहाँ गई। फिर महापद्म सरोवर से इस तरफ नीचे की ओर आए, ये गई ये रोहित नदी, ये इस तरफ की ओर चली गई पूर्व लवण समुद्र में। और महापद्म सरोवर से एक ऊपर की ओर गई ये नदी, एक हरिकांता नदी, इधर एक पश्चिम लवण समुद्र में। तिगिंछ सरोवर से नीचे की ओर ये हरित नदी यहाँ चली गई, और एक ऊपर की ओर गई कौन सी? सीतोदा नदी। केसरी सरोवर से नीचे की ओर इधर आई है सीता नदी, और केसरी सरोवर से इधर गई है नरकांता नदी। महापुंडरीक से ये नीचे की ओर नारी नदी, और महापुंडरीक से ऊपर की ओर रूपकूला नदी। पुंडरीक से इधर की ओर स्वर्णकूला नदी, और पुंडरीक से ही इस तरफ की ओर रक्ता नदी, और इस तरफ की ओर रक्तोदा नदी। इस तरह से ये नदियाँ एक एक सरोवर से इस तरह से बह रही हैं, माने 6 सरोवर से 14 नदियाँ बह रही हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है? बोलिए नमन।
हाँ, इन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा। इन्होंने कहा कि पूरे जम्बूद्वीप के पूरे सब तरफ से घेरे हुए जगती है। जगती माने पूरी एक बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री थोड़ी लेके आए, नहीं लाए, कोई बात नहीं। ये जो दिख रही है ना सब तरफ से बाउंड्री, बाउंड्री का भी हम सोच रहे थे एक पिक्चर दिखा देते तो आपको और ख्याल में आती बाउंड्री कैसी बनी हुई है। तो इनका प्रश्न है, जब ये बाउंड्री बनी हुई है तो यहाँ से नदियाँ निकल के समुद्र में कैसे जाएंगी? वहीं पर रुक जाएंगी। अच्छा प्रश्न, लेकिन बाउंड्री होते हुए भी उनमें निकलने के द्वार भी हैं। यहाँ सब जगह से नदियों की जहाँ जहाँ से नदियाँ हैं ना ये निकल रही हैं, वहाँ द्वार भी बने हुए हैं और उन द्वार में से वो नदियाँ निकल जाती हैं। कौन सा द्वार है, किस नदी के लिए कौन सा, इसकी भी चर्चा आएगी। एक आध की चर्चा करेंगे, बाकी सब लगा लेना, ठीक है। इन सभी नदियों में अपन एक नदी की चर्चा स्पेशल करेंगे, गंगा नदी की, कि कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ तक कितनी जाती हुई, मुड़ते हुए धीरे धीरे, ये तो शॉर्ट में बता दिया, कितनी विस्तृत रूप से जाती है। कंप्लीट A to Z पूरा सफ़र अपन करेंगे अभी। तो गंगा नदी का हो गया तो उस हिसाब से आगे सिंधु आदि का लगा लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा वीडियो टाइप में है, उन्हीं नदियों को दिखाया है, ठीक है। अब समझ में तो आई है, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखें, ये थोड़ी अलग अलग ही चमक रही है, ब्लू कलर की, देख रहे हैं ना। इनको मत देखना, ये हिल रहे हैं सब, इन तो सबकी नज़र अप्रयोजनभूत पे जल्दी जाती है। वो क्या है, क्यों है, ये सब अपन यदि समय मिला तो चर्चा करेंगे। लेकिन ये देखो, ये नदियाँ लाइव दिख रहा है एकदम। ये पूरे पद्म सरोवर से इस तरफ की ओर गंगा नदी जा रही है, इस तरफ सिंधु नदी, इधर रोहितास्य नदी, इधर दूसरे सरोवर से इधर ही बह रही है, इधर ही बह रही है, फिर यहाँ से ये सब तरफ से ये नदियाँ बहती चली जा रही हैं और ये लवण समुद्र में जाके मिलती चली जा रही हैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं, ओके। आगे बढ़िए। इसी को अपन लिखित में पढ़ लेते हैं एक बार। नदियों के उद्गम स्थल कहाँ से कौन से हैं? नदियों के उद्गम स्थल अपन ने उसमें देख ही लिए हैं, यहाँ बस एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, पद्मादि 6 सरोवरों से 14 महानदियाँ इस प्रकार निकलती हैं। कैसे? देखें, सरोवर और ये नदियाँ, नदी का उद्गम देखो। पहला सरोवर पद्म, यहाँ से कौन सी नदी? 3 नदियाँ निकलती हैं, गंगा, सिंधु और रोहितास्य। मान लो वहाँ स्पष्ट नहीं लिखा हो तो यहाँ अच्छे से दिख जाएगा। महापद्म सरोवर से रोहित व हरिकांता नदी 2 हो गई। नंबर 3, तिगिंछ सरोवर से हरित व सीतोदा नदी। अगला, केसरी सरोवर से सीता व नरकांता नदी। महापुंडरीक सरोवर से नारी व रूपकुला नदी। और अंतिम 6वां पुंडरीक सरोवर से 3 नदियाँ, स्वर्णकुला, रक्ता व रक्तोदा। इस तरह से पहले पद्म सरोवर से 3, अंतिम पुंडरीक सरोवर से 3, ये हो गई 6, और बीच के 4 सरोवरों से 2-2। तो इस तरह से 6 सरोवर से ये 14 नदियाँ निकलती हैं। आगे देखें, बोलिए, प्रश्न है? हाँ, इनका प्रश्न है, प्रश्न सुना। इन्होंने कहा है कि 6 ढाला में जो लिखा ना, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। तो इनका प्रश्न है कि यहाँ पर जो सिंधु दिख रहा है, सिंधु नदी, तो ये वही सिंधु नदी है, सिंधु नीर ते प्यास न जाए? नहीं, नहीं है, क्योंकि ये सिंधु ये नदी है और वो सिंधु है समुद्र। सिंधु का अर्थ है वो समुद्र। वहाँ सिंधु नीर ते प्यास न जाए माने सिंधु माने समुद्र के जल से संपूर्ण समुद्र का जल भी पी ले तब भी प्यास नहीं बुझे, और वहाँ पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिलती। तो वो सिंधु माने समुद्र जानना, और ये सिंधु नदी ये अलग चीज़ है, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। ऐसा
इन्होंने पूछा, इनके बहाने अन्य लोगों का भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। बहुत सुंदर। आगे अपन देखते हैं कि सरोवरों से जो निकलने वाली नदियाँ, इनके जो सरोवर के यहाँ जो द्वार है, जिस द्वार से वो निकलती हैं, तो वो द्वार कितना बड़ा बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, कितना है, वो अपन देखते हैं। सरोवरों से निकलने वाली नदियों के द्वार देखें। पद्म सरोवर की पूर्व दिशा में गंगा नदी को निकलने के लिए एक वज्रमय द्वार है। पद्म सरोवर से जो गंगा नदी निकलती है किस तरफ? पूर्व दिशा में। तो गंगा नदी जो निकलती है उसके लिए एक वज्रमय द्वार है, जो कितना है? 6.25 योजन का है। 6.25 योजन माने 6 योजन और 1/4, 1/4 ये हो गया 6.25। 6.25 योजन तो चौड़ा है तथा 9 योजन और 1.5 कोस ऊंचा है। 9 योजन 1.5 कोस ऊंचा है, माने इसकी चौड़ाई भी बता दी और ऊंचाई भी बता दी कि कितना बड़ा योजनों में, इतने योजनों प्रमाण इतना बड़ा द्वार होता है। कहाँ है द्वार? कहाँ है द्वार? पहला जो पद्म सरोवर है, उस पद्म सरोवर में एक द्वार है, गेट। जैसे इन्होंने प्रश्न किया था ना कि वो लवण समुद्र में जाके मिलती है, तो कैसे मिल जाती? तो वहाँ जम्बूद्वीप के कॉर्नर बाउंड्री पर भी द्वार है जिससे लवण समुद्र में जाती है, और ऐसे ही पद्म सरोवर से निकलने के लिए भी एक द्वार है। तो जो पद्म सरोवर से जो गंगा नदी निकलती है, तो वहाँ कौन सा कितना बड़ा द्वार है, तो उस द्वार की ये पूरी चौड़ाई और लंबाई या ऊंचाई बताई गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पद्म सरोवर की पश्चिम दिशा में भी एक निर्गम द्वार है जिससे सिंधु नदी निकलती है। पूर्व दिशा में एक द्वार है इतना, पश्चिम दिशा में भी इतना ही एक द्वार है जिसमें से सिंधु नदी निकल जाएगी। आगे अब शॉर्ट में बता दिया, ज़्यादा हर एक का नहीं बता रहे हैं कितना कितना। कहते पद्म सरोवरों के समान अन्य सरोवरों में भी सीतोदा नदी पर्यंत 2-2 निर्गम द्वार हैं। पहले सरोवर में 3 द्वार, अंतिम सरोवर में 3 द्वार, बीच के सरोवरों में 2-2 द्वार हैं, जिनका व्यास आदि उत्तरोत्तर दूना दूना होता गया है। इसके आगे अवशेष 3 सरोवरों से निकलने वाली नारी, नरकांता आदि नदियों के निर्गम द्वारों का व्यास आदि क्रम से दुगुण दुगुण हीन होता गया है। पहले तो डबल डबल होता जाएगा, जो द्वार हैं आगे आगे की सरोवरों में डबल डबल होते जाएंगे, और फिर उसके बाद कहाँ तक डबल? सीतोदा नदी पर्यंत, और उसके बाद फिर आधे आधे होते चले जाएंगे। पहले डबल होते हैं, फिर आधे होते हैं, फिर बराबर हो जाता बैलेंस। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन सी नदी कौन से क्षेत्र से निकलती है। अभी तो अपन ने देख लिया कौन सी नदी कौन से पर्वत से अथवा सरोवर से निकलती है। अब क्षेत्र से, पर्वत से, वहां से सरोवर से निकल के आई, तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी नदी बहती है। अपन कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत क्षेत्र में। तो भरत क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती हैं? फिर ऐसे ऐरावत क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती हैं? इन्हीं में से। तो वो अभी अपन देख लेते हैं। देखें, अब अपन देख रहे हैं क्षेत्रों में नदी प्रवाह है। क्षेत्र कितने हैं जम्बूद्वीप में? 7। उन 7 क्षेत्रों में नदियां बहती हैं, कितनी कितनी बहती हैं अपन अच्छे से देखेंगे विस्तार से। जम्बूद्वीप में क्षेत्र 7 हैं तथा नदियां 14 हैं। वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती हैं, जो निम्न प्रकार है। क्षेत्र है भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र तथा ऐरावत क्षेत्र। इन क्षेत्रों में नदियां कितनी? गंगा, सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकूला, रूपकूला, रक्ता रक्तोदा। माने भरत क्षेत्र से 2 नदियां निकलती हैं, गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र से रोहित रोहितास्या, हरि क्षेत्र से हरित हरिकांता, विदेश क्षेत्र से 2, ऐसे ही रम्य क्षेत्र से 2,
हिरण्यवत से और ऐरावत से, हर एक क्षेत्र से 2-2 नदियाँ निकलती हैं। तो इस तरह से इस 7 क्षेत्रों से 14 नदियाँ निकलती हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे अब अपन देखते हैं जम्बू द्वीप में सामान्य रूप से तो 14 नदियाँ हैं जिनको अपन महानदियाँ कहते हैं। क्यों कहते हैं महानदियाँ? क्योंकि इनकी और भी अनेक परिवार नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ। यद्यपि छोटी छोटी कह रहे हैं, वे भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये जो महानदियाँ ये तो बहुत विशाल हैं और उनकी हर एक की छोटी छोटी और अनेक नदियाँ होती हैं जिनको अपन परिवार नदियाँ कहते हैं। तो नदियों की, गंगा आदि नदियों की परिवार नदियाँ कितनी हैं अपन देखते हैं। जम्बू द्वीप में बहने वाली 14 महानदियों की परिवार नदियाँ भी पाई जाती हैं जो निम्न हैं। ये सभी गंगा सिंधु वादिक में ही मिल जाती हैं। महानदियाँ युगल परिवार नदियाँ कितनी देखें। गंगा सिंधु की परिवार नदियाँ 28,000, माने गंगा नदी की 14,000, सिंधु नदी की 14,000 परिवार नदियाँ जो इधर उधर अन्य क्षेत्र में बहती हुई इन्हीं गंगा सिंधु नदी में आके मिल जाती हैं। तो दोनों की परिवार नदियाँ मिलाएं तो 28,000 हो जाती हैं। आगे रोहित, रोहितास्या, ये 2 नदियाँ, इनकी परिवार नदियाँ डबल हो जाएंगी। अब डबल होता जाएगा, इनकी 56,000 है, प्रत्येक की 14,000। नंबर 3 हरित हरिकांता, इनकी परिवार नदियाँ 56,000 से भी डबल, माने 1,12,000 हो जाती हैं। आगे सीता सीतोदा, ये विदेश क्षेत्र में बहती हैं, इनकी परिवार नदियाँ 2,24,000, माने इनसे भी डबल हो जाएंगी। तो अभी तो यहाँ से डबल होती गई है 28,000, 56,000, 1,12,000, 2,24,000। अब इसके बाद आधी आधी होती चली जाएंगी, माने ऊपर की ओर बराबर बैलेंस बनेगा। देखें नंबर 5 नारी नरकांता, इनकी परिवार नदियाँ 1,12,000। आगे स्वर्णकुला रूपकुला, इनकी 56,000। नंबर 7 रक्ता रक्तोदा, इनकी 28,000। माने पहली गंगा सिंधु नदी की परिवार नदियाँ 28,000 है, अंतिम रक्ता रक्तोदा की भी 28,000 है। सेकंड नंबर रोहित रोहितास्या की 56,000 है, या स्वर्णकुला रूपकुला की 56,000 है समान। इधर से हरित हरिकांता की 1,12,000, नारी नरकांता की 1,12,000, और बीच के जो विदेश क्षेत्र में बहने वाली सीता सीतोदा नदी है उनकी सर्वोत्कृष्ट 2,24,000 परिवार नदियाँ होती हैं। इस तरह से परिवार नदियों का विशाल भंडार जम्बू द्वीप में है, ऐसा हम जानें। और इससे ख्याल में आता है कि कितनी कितनी विशाल नदियाँ हैं, कितनी सारी नदियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ ये जम्बू द्वीप में बहती हैं। आगे बढ़ें इस क्षेत्र के द्वारा। देखें ये दिख रहा है कुछ, ये क्या है? सबसे पहले ये सरोवर है। इस सरोवर का नाम क्या है? पहला पद्म सरोवर है। ये कहाँ पर है? हिमवन पर्वत पर है। ये हिमवन पर्वत है और इस पर्वत पर ये सरोवर है। सरोवर में देखा था अपन ने कमल है, ये कमल, ये मूल तो वज्रमय है और धीरे धीरे बढ़ता गया और यहाँ ऊपर तक ये जल के अंदर है, जल के ऊपर भी है। ये कमल के पत्ते हैं, ये उनके परिवार कमल है। कमलों का भी परिवार, जल का भी परिवार, देवों देवियों का तो है ही है। और इन कमलों के परिवार कमलें हैं आइट साइड में, इधर भी हैं इधर भी हैं। ये मुख्य कमल है और इस मुख्य कमल के ऊपर एक भवन है। इसमें कौन रहती है? श्रीदेवी रहती है, ठीक है। और भी परिवार कमल हैं, इन पर अन्य सामान्य आदि देव रहते हैं। इधर भी ये कमल हैं, इनके ऊपर भवन है, इन पर भी ये लिखा है अन्य कमल अन्य देवी के भवन। देवियां हैं, देव भी हैं, सब इस तरह से यहाँ रहते हैं। हमें तो ये देखना है, ये भी जो एक चर्चा रह गई थी थोड़ी, यहाँ देखें दिशा, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, दक्षिण। तो ये गंगा नदी इस सरोवर से निकलती है, ये पद्म सरोवर से इस तरफ से। यहाँ का दरवाज़ा बहुत बड़ा है, बता दिया योजनों में, और यहाँ से निकलकर ये गंगा नदी ये बह रही है, इस तरफ की ओर बहती हुई जाके लवण समुद्र में, पूर्व लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। इस तरफ से देखें ये सिंधु नदी निकल रही है और ये जाके पश्चिम समुद्र में जाके मिल जाती है। ये पद्मद्रह का पूरा वर्णन हो गया शॉर्ट में। कुछ प्रश्न है? बोलिए। क्या कमल के अच्छे से नहीं आई?
कहीं पर भी कमल कौन, इनका कहना है कि कमल पे ही रहने का क्या मतलब है, देवी का अन्य जगह भी रह सकती है। देखो, देवियों को तो रहने के लिए महल चाहिए, देवों को भले ही चले नहीं हो तो वे तो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे पड़े रहे, लेकिन देवियों को तो महल चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। इनका प्रश्न है कि कहीं पे भी रह लें, देवियां कैसे रह लें, नहीं रह सकती। अपन ने देखा था पिछली कुछ कक्षाओं में कि व्यंतर देव ऐसे हवा में कहीं कहीं भी रहते हैं, अकेले रह रहे हैं, जहाँ चाहे जैसे चाहे जहाँ पे पड़े रहो, कहीं पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो महिला लेडीज़ हैं, इसलिए उनके लिए तो रहने के लिए महल चाहिए, भवन चाहिए, और वो भवनों में ही रहती है। ठीक है। हाँ, घूमने करने कहीं पे भी जाएं, वापस आ जाएं, तो उनकी व्यवस्था तो वैसी है। बड़ी अच्छा, धीरज नाम है, सूरज का। हाँ ठीक है। अब फाइनल के अंत तक थोड़ा मुझे ख्याल में आने लग गया कि धीरज है सूरज। 5 साल तक पता नहीं चला कभी। ठीक है, चलो हो गया। अब अपन को और आगे बढ़ना है इस विषय में। ये जो गंगा नदी दिख रही ना, यहाँ से निकली, अब इसका अपन थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं एक नदी का, कि यहाँ से निकल के किस तरह से कहाँ कहाँ बहती हुई, कितनी कितनी गई, फिर और आगे कितनी गई, फिर कितना योजन बड़ी हुई, फिर कौन से गेट से निकली, वहाँ से बहकर कितने योजन आगे गई, फिर कहाँ से मुड़ी, फिर धीरे धीरे जाके कौन से कुंड में गिरती, फिर वहाँ से निकलती, फिर जाके फिर लवण समुद्र में। पूरा अपन एक नदी का डिटेल पढ़ेंगे, बाकी सबका अपने हिसाब से लगा लेना। ठीक है, फिर ज़्यादा तो वही डबल हो जाता है किसी का कुछ ऐसा। देखें गंगा नदी विशेष गंगा नदी विशेष वर्तमान की गंगा नदी तो मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, लेकिन ये वाली गंगा नदी कभी मैली नहीं हुई, क्योंकि इसमें पापी लोगों की पहुंच ही नहीं है। क्या नहाएंगे, चलिए। यह गंगा नदी पद्म सरोवर की पूर्व दिशा से निकलकर, अब एक एक चीज देखते जाना, और इसको हमने पॉइंट में रखा है, पॉइंट वाइज। त्रिलोक पंडित ग्रंथ में तो सीधा सीधा गाथाओं के अनुसार है, इसको अपन ने एक एक बिंदु जो मुख्य बातें थी वो ले ली यहाँ से। देखो ध्यान रखना, गंगा नदी पद्म सरोवर की पूर्व दिशा से, ठीक है, उस तरफ की ओर, पूर्व दिशा इस तरफ मानना, पूर्व दिशा से निकलकर बहती हुई पूर्व लवण समुद्र में जाकर गिरती है उसी तरफ। किस तरह, वही कहते हैं। प्रश्न है, चलिए आगे। पहला पॉइंट, गंगा नदी हिम्बन पर्वत पर पूर्व दिशा में पद्म सरोवर से निकलकर 500 योजन आगे जाकर, देखो सबसे पहले निकली, बह गई, कितनी लंबी जाती है, 500 योजन तक लगातार बहती जाती है। इतना बहने के बाद फिर क्या हुआ, पर्वत पर स्थित गंगा कूट है, 500 योजन जाकर, और जहां तक गई उसके जस्ट सामने एक गंगा कूट है। गंगा कूट माने वही समझ लो, छोटी सी चोटी कहें, गंगा कूट नाम की वो है। तो वहां तक न जाकर नदी थोड़े उसके पहले ही आके मुड़ जाती है। स्थित गंगा कूट तक न पहुंचकर उससे आधा योजन पहले ही दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। इतलोय पंडिती अध्याय 4 गाथा 210। ख्याल में आया? गंगा नदी कहाँ से निकली? पद्म सरोवर से। निकलते हुए कितनी दूर पहुंची? 500 योजन। फिर 500 योजन के उसके थोड़े से आगे कौन सा क्या है? गंगा कूट। गंगा कूट के भी कितने पहले मुड़ गई? आधा योजन पहले ही। किस तरफ? दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। मुड़ गई। दक्षिण दिशा जानते हो किस तरफ? नीचे की ओर। माने समझ लो यहाँ गंगा नदी थी, यहाँ से निकल के 500 योजन तक गई, और यहाँ एक कूट था ए टाइप का, उससे आधा योजन पहले मुड़ के इस तरफ नीचे की ओर आ गई। ठीक है, अपन लाइव भी देखेंगे अभी आगे। फिर दक्षिण दिशा में पर्वत पर ही, दक्षिण दिशा में पर्वत पर ही, अब नीचे की ओर जो बह रही है ना दक्षिण दिशा में, 523 सही 29/152 योजन चलकर
माने 523 योजन से भी कुछ अधिक। ये पूरा याद रहे तो ठीक, नहीं तो कुछ अधिक मान लो। 523 योजन से कुछ अधिक नीचे की ओर बहती जा रही योजन चलकर पर्वत के किनारे पर पहुंचती है। कौन से पर्वत के? हिमवन पर्वत के किनारे पर पहुंची, इतनी नीचे जाती है, वहां पहुंची। अब क्या होता है, और आगे बढ़े। हिमवन पर्वत के इस किनारे माने तट पर एक जीविका नाम की एक प्रणाली, मतलब नाली है, जो गोमुख सदृश है, अतः इसे वृषभ अथवा वृषभाकार कहते हैं। चलो पंडिती में आपने कल देखा होगा, एक वीडियो दिखाई थी, उसमें एक गाय का मुख जैसा दिखाई दे रहा था। तो किसी ने प्रश्न पूछा था, तो क्या वहाँ गायें भी रहती हैं? गाय बैल जानवर भी हैं? गाय बैल जानवर नहीं है, वह जो उसके निकलने का जो स्थान होता ना, नदी वहाँ से जब निकलती है तो वहाँ एक गाय के मुख जैसा एक आकार है, वहाँ से पानी और निकलता है गंगा नदी का। कौन सा? गोमुख के समान है, अतः उसे वृषभाकार भी कहते हैं। देखा जाए तो उसमें दो आकृति होती हैं, एक कुछ अंग शेर जैसे होते हैं और कुछ अंग गाय जैसे होते हैं। शेर और गाय को मिलाकर जो मिक्स होता है तो वो आकार जो दिखाई देता है वो बैल जैसे आकार का दिखाई देता है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया वृषभाकार। ठीक है, तो अब ये यहां तक ये पहुंची, अब इसमें से निकलेगी किस तरह से निकलेगी वो देखते हैं अपन आगे। नंबर 4, गंगा नदी इसी नाली में जाकर हिमवन पर्वत से 25 योजन की दूरी पर 10 योजन व्यास युक्त नीचे कुंड में गिरती है। ये गंगा नदी वो नाली में गई जो गाय गोमुख के आकार का है, उसमें गई, और उसमें से हिमवन पर्वत से कितनी? 25 योजन दूरी पर। हिमवन पर्वत मान लो ये है, तो इससे 25 योजन दूरी पर 10 योजन व्यास युक्त नीचे कुंड में गिरती है। जो एक कुंड है वहां, कुंड का व्यास कितना है? 10 योजन। 10 योजन व्यास युक्त नीचे कुंड में गिरती है वो नदी, गिरी जा रही है। ठीक है, अब आगे देखें। यहाँ एक सेकंड, यहाँ एक चीज खास देखना है कि 25 योजन की दूरी पर 10 योजन व्यास युक्त, ये जो 10 योजन व्यास बताया है ये नदी का विस्तार है। 10 योजन 10 योजन व्यास सहित नीचे कुंड में गिरती है। अब कुंड का व्यास आदि कितना है वो देखते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें विशेष नंबर का, हिमवन पर्वत के मूल में 10 योजन गहरा तथा 60 योजन चौड़ा एक गोल कुंड है। कितना? 10 योजन गहरा और 60 योजन चौड़ा एक गोल कुंड है। किसके मूल में? हिमवन पर्वत के मूल में, एकदम नीचे की ओर। नंबर 2 खा, इस कुंड के मध्य में एक द्वीप है, माने एक कुंड है, कुंड के मध्य में एक द्वीप है जो जल के ऊपर, एक आधार लिख गया है, राह हटा देना, आधा योजन ऊंचा, तो जल के ऊपर आधा योजन ऊंचा, 8 योजन चौड़ा तथा जल में 10 योजन है। ये पूरा याद रहे तो ठीक, नहीं रहे कुछ नहीं, बस कितना ध्यान रखना है, हिमवन पर्वत के मूल में क्या है? एक गोल कुंड, गोल कुंड के बीच में एक द्वीप, इतना याद रहेगा, गोल कुंड के बीच में एक द्वीप। अब आगे बढ़े, उस द्वीप पर भी नंबर का, इस द्वीप के ऊपर बहुमध्य भाग में उत्तम वज्रमय एक पर्वत है, उसके ऊपर भी पर्वत जो 10 योजन ऊंचा, मूल में 4 योजन, मध्य में 2 योजन तथा ऊपर 1 योजन विस्तार वाला है। ठीक है, इसको ना याद रहे तो छोड़ देना। कितना हो गया? कुंड, कुंड के मध्य में द्वीप और द्वीप के मध्य बहुमध्य भाग में भी वज्रमय एक पर्वत है। अभी खास चीज जो हमें देखना है उस पर पहुंचना है। पर्वत आ गया, अब आगे देखें। नंबर घ, इस पर्वत के ऊपर मध्य भाग में सुवर्णमय रत्नों से निर्मित गंगा कूट नामक एक दिव्य प्रसाद है, एक महल है, भवन है, जिसमें स्वयं गंगा देवी रहती है। ये गंगा देवी नाम सबने सुना है, सुना है? महाभारत में ही सुना होगा, गंगा पुत्र भीष्म। तो गंगा पुत्र भले ही रहे हों, लेकिन इन्होंने गंगा पुत्र कैसा मान लिया? गंगा नदी के पुत्र।
ठीक है। इन्होंने उस गंगा को नदी रूप में मानकर और उनके पुत्र बताए हैं। अपने यहाँ बताए होंगे तो गंगा मतलब कोई उनकी माता, स्त्री थी, ठीक है। और वास्तव में गंगा देवी भी होती है, ये मत समझना गंगा देवी नहीं होती। गंगा देवी होती है और वो यहाँ रहती है, जिसमें स्वयं गंगा देवी रहती है यहाँ पर। माने ये गंगा नदी बह रही है और वो कहाँ कहाँ से गई कुंड में, फिर उसके ऊपर पर्वत, फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से जाते हुए इस पर्वत के ऊपर मध्य भाग में स्वर्ण रत्नों से निर्मित गंगा कूट का एक गंगा कूट नामा एक दिव्य प्रसाद है, जिसमें गंगा देवी रहती है, ये प्रमाण है उसका। अब क्या हुआ, अब देखते हैं ये गंगा देवी जो रहती है, जो महल है उसका प्रासाद है, और उस प्रासाद के ऊपर क्या है उसमें देखना थोड़ा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इस गंगा कूट नामक प्रासाद के ऊपर फूला हुआ कमल आसन है। एक एकदम फूला हुआ कहें, है ना, एकदम फैला खिला हुआ कमल, उसका एक आसन है। उस पर श्री जिनेंद्र भगवान की शाश्वत प्रतिमाएं विराजमान है बीचों बीच उस प्रासाद के ऊपर प्रतिमा जी हो गई विराजमान। अब क्या होता है, ये गंगा नदी जो बह रही ना वहां से, तो उस प्रतिमा जी का अभिषेक करती हुई मानो उसी के ऊपर से निरंतर अनादिकाल से बह रही है, और अभिषेक करती हुई और नदी आगे बढ़ती चली जाती है। देखें, कमल के मध्य भाग सदृश वर्ण वाली प्रतिमाओं के ऊपर गिरती हुई गंगा नदी ऐसी लगती है मानो अभिषेक की भावना मन में रखकर गिर रही हो कि मुझे तो भगवान का अभिषेक करना है। तो गंगा नदी मानो अभिषेक की भावना करती ही उस प्रतिमा जी के ऊपर निरंतर गिरती चली जाती है। जो भव्य जीव इनका स्मरण करते हैं उन्हें निर्वाण प्रदान करती हैं। ऐसा बताए तिलोपन्नति ग्रंथ की अध्याय 4 गाथा 231 में कि जो भव्य जीव इनका स्मरण करते, माने इन प्रतिमा जी का स्मरण करते हैं, उन्हें ये निर्वाण प्रदान कराती हैं, निर्वाण की प्राप्ति कराने में निमित्त बनती हैं। ऐसी प्रतिमा जी है, बहुत ही सभी के मन को मोहने वाली और सभी के लिए निर्वाण का मार्ग बताने वाली, मोक्ष का मार्ग बताने वाली ऐसी दिव्य और भव्य प्रतिमा है। ठीक है, अब वो किस तरह से है अपन देखते हैं। यहाँ देखो भाई, ये प्रासाद है जिसमें गंगा देवी रहती है, ठीक। वो कुंड में जो जहाँ जो सारा बताया, ये प्रासाद, इसके ऊपर एक कमल है, कमल के ऊपर ये प्रतिमा जी है, और प्रतिमा जी इसके ऊपर से गंगा नदी का पानी निरंतर बह रहा है, लगातार बहता चला जा रहा है, और इनका अभिषेक करती हुई गंगा वो जो नदी है वो लगातार बहती चली जा रही है, ठीक है ना। देखो और आगे, गंगा नदी उस कुंड के दक्षिण तोरण द्वार से निकलकर विजयार्ध पर्वत की खंड प्रपात गुफा में प्रवेश करती है। वहां से बहकर फिर विजयार्ध पर्वत की ओर चली गई। फिर कहाँ जाती है, विजयार्ध पर्वत की गुफा 50 योजन लंबी है। उसमें 25 योजन आगे जाने पर पूर्व पश्चिम से आई हुई उन्मग्ना व नमग्ना, इन दो नदियों का संगम होता है। ये जैसे जैसे गंगा नदी बहती चली जा रही है, कितने योजन तक बही, 25 योजन तक। गुफा तो है 50 योजन, और उसमें 25 योजन गंगा नदी बही, और दो दिशाओं से, एक पूर्व तरफ से एक पश्चिम तरफ से, दो नदियां उसमें और आगे मिलती हैं, जिनका नाम है उन्मग्ना और निमग्ना। कौन सी, उन्मग्ना और निमग्ना, दोनों नदियों की विशेषता देखना खास। देखो पहला पॉइंट का उन्मग्ना, अपने जल प्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी द्रव्य को ऊपर ले आती है, अतः उन्मग्ना। उस नदी की विशेषता है, उसमें बड़े से बड़ा पर्वत भी यदि पटक दिया जाए उस पानी में नहीं डूबेगा, मतलब नहीं डूबेगा, पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। ये उन्मग्ना नदी की विशेषता है, ठीक है। पत्थर वत्थर, कंकर पत्थर कुछ भी पटकते जाओ, बड़े से बड़ा पर्वत पहाड़ भी पटक दो, तो वह भी पानी पर
तैरता है, ऊपर आ जाता है। ये उन्मग्न नदी की विशेषता है। एक नंबर 2 कौन सी है? निमग्ना। इसकी विशेषता है कि उस नदी के पानी में कोई हल्के से हल्का रुई भी यदि छोड़ दे तो वह उसको डुबाकर नीचे ले जाती है। कोई भी चीज, बाल भी यदि छोड़ दिया ना किसी ने तो नीचे डुबाकर नीचे ले जाती है। कोई भी चीज उसमें ऊपर नहीं टिक सकती, ना हल्की ना भारी। और इसमें उन्मग्ना में कितनी भारी हो ऊपर आ जाएगा वो। देखो निमग्ना अपने जल प्रवाह के ऊपर आई हुई हल्की से हल्की वस्तु को भी नीचे ले जाती है, अतः इसका नाम है निमग्ना, अंदर की ओर ले जाती है। आगे बढ़े। गंगा नदी क्रमशः 50 योजन अधिक जाकर विजयार्ध पर्वत की गुफा के दक्षिण द्वार से निकलकर अर्धभाग पर्यंत 119 सही 3/38 योजन सीधी जाकर फिर पूर्व में मुड़कर 2.5 म्लेच्छ खंडों में से 14,000 प्रमाण नदियों को लेकर, देखो ये 14,000 प्रमाण नदियां जो बह रही है ना, ये 2.5 म्लेच्छ खंडों में बहती हैं। म्लेच्छ खंड अपन देखेंगे बाद में। उन 14,000 प्रमाण नदियों को लेकर मागध द्वार में जाकर लवण समुद्र में प्रवेश करती है। ये जो प्रश्न पूछा था ना कि वो उसमें बाउंड्री है, तो जो गेट है ना वहाँ उसका नाम है मागध द्वार। उस मागध द्वार में से वो नदी निकलकर लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस क्रम से जाती है। ठीक है, देखो अब आई गया, वैसे अंतिम ही है, हो गया विशेष। गंगा नदी की परिवार नदियाँ 2.5 म्लेच्छ खंडों में ही हैं, आर्य खंडों में नहीं हैं। ये तुलोपनिषद में कहा है। नोट अंतिम। जिस प्रकार गंगा नदी का विशेष वर्णन जाना, कुछ इसी तरह अन्य नदियों का भी आगम के आलोक में जानना चाहिए। तो गंगा नदी की ही चर्चा इतनी लंबी हुई, तो अन्य सिंधु नदी की तो सेम टू सेम है, क्योंकि गंगा नदी इस तरफ जा रही है पूर्व की तरफ, सिंधु नदी पश्चिम की तरफ, सेम टू सेम। बाकी रोहितास्या का वर्णन उससे डबल होता चला जाएगा। फिर रोहित है, रोहितास्य, हरित हरिकांता, नारी नरकांता, सीता सीतोदर है, सुवर्णकूला रप्पकूला, इन सब का डबल, फिर वो डबल फिर आधा ऐसा होते हुए सबसे अंत में आएगी कौन सी? रक्ता रक्तोदा। उनका वर्णन कैसा होगा? गंगा सिंधु के समान, सेम टू सेम। इस तरह से अपन ने एक का जाना और एक में ही सबका ही अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से ये नदियाँ विस्तार से बहती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ये गंगा नदी का वर्णन था और सभी नदियों का किस तरह से स्वरूप है, कितनी वो नदियाँ होती हैं, उनकी अपन ने चर्चा की है। होने को अपने और भी विचार था, लेकिन अब समय हो गया है, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अब इनको हम सोच रहे थे कि थोड़ा लाइव दिखाएं। ठीक है, आवश्यकता होगी, समय होगा तो अपन ये देखेंगे कि जो अपन ने पूरा पढ़ा ना, तो अपन देखेंगे उसमें कि ये नदी किस तरह से कैसे निकल रही है और बहते बहते धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अपन आगे देखेंगे, समय हुआ, मन हुआ, जैसा विचार रहा। अभी अपन यहाँ पर ही विराम लेते हैं।